हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ नीट 2020 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमसे क्या गलतियाँ, ऐसी कॉमन 10 गलतियाँ जो हमसे हो रही हैं और हम उसे कैसे दूर करना है। ये मैं आपको नीट के एग्ज़ाम्पल के लिए बता रही हूँ, बट एक कॉमन बात ये भी बताना चाहूँगी कि ये गलतियाँ हम ज़रूरी नहीं है नीट के एग्ज़ाम के लिए करें। यहाँ पे गलतियाँ हो सकती है, ये कॉमन मिस्टेक है। आप भी अगर नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम क्लास 12 का प्रिपरेशन कर रहे थे तो भी हमसे ये गलतियाँ होती थी, लेकिन हमने उसे नोटिस नहीं किया। चाहे ये कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हो तो भी होती हैं उनसे गलतियाँ, चाहे वो कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो तो भी गलतियाँ होती हैं। इसलिए ये गलतियों को नोटिस करना है और उसे दूर करना है। तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स बताने जा रही हूँ जो हम स्टूडेंट्स करते हैं। पहली गलतियाँ, नीट का एग्ज़ाम है, हमें पता है एनसीईआरटी बेस्ड ही होने वाला है, तो फिर हम क्यों दूसरे कोचिंग के बुक उठा के पढ़ाई करते हैं। हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि हमारा सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड है, तो हमें सिर्फ एनसीईआरटी बुक ही पढ़ना है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारी रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं। रेफरेंस बुक यूज़ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक ही रेफरेंस बुक यूज़ करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप अगर 10 बुक उठाएंगे तो आपका दिमाग 10 जगह स्विच करेगा और आपको ये लगेगा कि मेरे पास कितने सारे चीज़ें पढ़ने के लिए, आपके ऊपर बर्डन आएगा। इसलिए आपको सिर्फ एक एनसीईआरटी बुक और एक रेफरेंस बुक रखना चाहिए। लेकिन अभी आपका समय ऐसा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाई करनी है, इसलिए एनसीईआरटी बुक से पढ़िए और कोई भी बुक से नहीं। अब देखिए, कॉमन गलतियां जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो कभी भी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते। उनको लगता है चलिए अभी तो मन कर रहा है बायो पढ़ने का, मैं बायो पढ़ लेता हूँ। कोई सोचेगा कि अभी मेरा मन कर रहा है फिज़िक्स का, मैं फ़िज़िक्स कर लेता हूँ, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो मैं आपको इस बात का गारंटी देती हूँ, देखिएगा आप टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपका टाइम के पहले जो आप बनाए रहेंगे उसके पहले आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। इसलिए टाइम टेबल बना के पढ़िए और उस टाइम टेबल को फॉलो करिए। लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना लिया, लेकिन ये है कि टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए अगर आप बना रहे हैं तो। इसलिए टाइम टेबल बना के पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही बेनिफिट होता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम के लिए हो। इसलिए मेरा एडवाइस आप लोग से यही है कि आप लोग टाइम टेबल बना के पढ़िए। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं जो कोचिंग जाते हैं या फिर आज के डेट में यूट्यूब वीडियो देखते हैं, तो उन्हें लगता है हमारी पढ़ाई हो गई और वो ऐसे बोलने लगते हैं हमने तो 10 घंटे पढ़ाई की, जबकि ऐसा नहीं होता। 10 घंटे पढ़ाई आपने नहीं की, सेल्फ स्टडी आपने कितने घंटे की ये डिपेंड करता है, वो आपके आवर काउंट होते हैं आपने कितना पढ़ाई किया। इसलिए सेल्फ स्टडी करिए। इट डज़ंट मैटर कि आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं कि किससे पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इसलिए सेल्फ स्टडी करिए, खुद से पढ़िए। अब रिवीजन नहीं करते, हम रिवीजन नहीं करेंगे एग्ज़ाम के पहले तो हम भूल जाएंगे, लेकिन हमारे पास रिवीजन करने के लिए समय नहीं होता, क्योंकि हम तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ऐसा होता होगा, कॉमन सी बात है आप लोगों के साथ, चाहे आप 12th का एग्ज़ाम दिए हों, चाहे आप अभी नीट का एग्ज़ाम देने वाले हों तो भी। इसलिए मेरा आप लोग से यही एडवाइस है कि जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम दें, और अभी जैसे कि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसका मैं बता रही हूँ कि अगर आपने एक सब चैप्टर पढ़ा तो आप छोटे छोटे नोट्स बनाइए। मैंने पिछले किसी वीडियो में भी बताया था, चीट शीट बोलते हैं उसको। अब चीट शीट का मतलब ये मत समझेगा कि मैं एग्ज़ाम में चीट लेके जाने के लिए बता रही हूँ। चीट शीट का मतलब होता है छोटे छोटे नोट्स बनाना, जिसमें हम एक पर्टिकुलर चैप्टर का जब पढ़ रहे हैं तो उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना और फॉर्मूलेज लिखना, मैथमेटिक्स के या बायोलॉजी के अपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना, फिज़िक्स के फॉर्मूलेज लिखना, ये होता है चीट शीट बनाना। अगर आप इसे बनाएंगे तो आप ये बात जान लीजिए कि जब आपका एग्ज़ाम के समय में टाइम कम रहेगा और आपको रिवीजन करने का अगर आप सोच भी रहे होंगे तो आप पूरी बुक आपको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ ये जो नोट्स बनाए होंगे खुद से, आप उसे पढ़ लेंगे और आपका रिवीजन हो जाएगा। और ये जो आप पढ़ रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ चीट शीट जैसा नोट्स छोटा छोटा बनाना, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि जब हम पूरा पढ़ चुके हैं उस यूनिट को, उसके बाद हमें सिर्फ छोटी सी नोट्स बनानी होती है,
उसे हम कहते हैं चीट शीट, और उससे हमारा रिवीजन बहुत अच्छे से होता है। अब ये कॉमन मिस्टेक, हम मॉक टेस्ट नहीं देते। हम मॉक टेस्ट क्यों नहीं देते? क्योंकि हमें डर लगता है, या फिर हम सोचते कल देंगे कल देंगे कल देंगे, और वो कल कभी नहीं आता, फिर तो एग्ज़ाम ही आ जाता है। इसलिए मॉक टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है जानते हैं? एग्ज़ाम बिफोर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के पहले हमें एग्ज़ाम देना है। क्यों देना है? क्योंकि हमें मेन एग्ज़ाम में अच्छा करना है। अगर हम मेन एग्ज़ाम में अच्छा करना चाहते हैं तो हमें मॉक देना चाहिए, चाहे हम हफ्ते में 1 बार दें या 2 बार दें, लेकिन मॉक देना है। क्योंकि मॉक देने से हमें मेन एग्ज़ाम में बैठने के लिए पता चलता है, हमारी आदत बनती है, इसलिए मॉक देना चाहिए। अब कुछ लोग तो ऐसे होंगे शायद मॉक देते होंगे, लेकिन वो गलतियों का एनालिसिस ही नहीं करते। उनको लगता है हमने मॉक दे दिया ख़त्म। जबकि हमेशा मॉक देने का सही तरीका क्या होता है? आप मॉक दीजिए 3 घंटा, उसके अगले 2.5 घंटे आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है। अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करते तो समझ लीजिए आपको 2 से 2.5 घंटे तो लगेंगे ही। इसलिए आपकी गलतियों को आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। और मैंने एक पिछले वीडियो में भी बताया था किस तरीके से आपको मॉक का एनालिसिस करना है। जिन्हें नहीं आता मेरा वो वीडियो देखें, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते। क्योंकि मॉक टेस्ट का एनालिसिस अगर आप नहीं करेंगे तो ये बात गारंटी है कि नेक्स्ट मॉक में आपका मार्क्स अच्छा नहीं आएगा। अब देखिए, ये भी कुछ लोग गलतियाँ करते हैं कि उन्हें ये नहीं पता होता कि हम अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, तो हमारे क्लास 11 और 12 का क्या क्या वेटेज है, ये हमें नहीं पता होता। ये देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ, नीट क्लास 11 में जियोलॉजी का 23% वेटेज है, फिज़िक्स का 25, केमिस्ट्री का 25, बॉटनी का 27। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए फिज़िक्स का चैप्टर वाइज वेटेज है क्लास 11 का। फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है क्लास 11 का, फिर फिज़िकल केमिस्ट्री का है क्लास 11 का, चैप्टर वाइज वेटेज दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे और ये देखिए क्लास 12 का दिया है। फिर ये देखिए यहाँ पे और दिया हुआ है, ये देखिए दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए ये दिख रहा है, ये क्लास 11-12 बायोलॉजी के लिए है। ठीक है, तो हम चैप्टर के वेटेज में तो फोकस ही नहीं करते, बस हम पढ़े जा रहे हैं। जैसे कि हम 12th में पढ़ते थे, 12th के बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते थे, चैप्टर 1 से लेके 12 तक पढ़ना है भाई, उठा लो पढ़ना शुरू कर। जबकि ये जानना है आपको कि कौन सा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। ये आपका स्मार्ट वर्क कहलाता है। जब आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो कि आपको जानना है कि आपके सब्जेक्ट में जो चैप्टर है वो उसका एग्ज़ाम में कितना वेटेज है, तभी आप स्मार्ट वर्क कर पाएंगे अगर आपके पास टाइम कम है तो। अब कुछ लोग ये होते हैं कि बस थ्योरी पढ़ते होते उन्हें ये नहीं पता होता कि एग्ज़ाम में कैसे टाइप के क्वेश्चन आने वाले। जब एग्ज़ाम में आने वाला न्यूमेरिकल है तो हम थ्योरी पढ़ के क्या करेंगे? थ्योरी पढ़ना चाहिए, मैं नहीं बोल रही थ्योरी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से ही आप आगे का न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन पूरे टाइम अगर आप थ्योरी ही पढ़ते रह जाएंगे तो न्यूमेरिकल कब सॉल्व करेंगे? इसलिए थ्योरी भी पढ़िए, लेकिन न्यूमेरिकल ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल आने वाला है, थ्योरी नहीं आने वाली है। इसलिए हमें न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना है। अब जैसे मैंने कहा एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। अब देखिए 12th में जो आपने पढ़ा और नीट में जो आप पढ़ रहे हैं, दोनों की तैयारी अलग है। दोनों की तैयारी क्यों अलग है? सबसे पहली मेन बात तो ये है कि 12th में आप मार्क्स अपने स्कोर कैसे करते थे? बड़े बड़े आंसर लिख के। लेकिन नीट में तो ऐसा नहीं होता। नीट में आप अगर एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दिए तो इसका मतलब समझ जाइए कि आप फिर शायद ही पूरे क्वेश्चन को देख पाएंगे उस एग्ज़ाम में। इसलिए स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है, और एग्ज़ाम में सबसे पहले ये आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन को उठाना है। भाई ये भी नहीं पता होता कुछ स्टूडेंट्स को तो कि हमें कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए नीट की तैयारी अलग है, 12th एग्ज़ाम बोर्ड की तैयारी अलग है। इसलिए अपना माइंड सेट भी अलग अलग रख के तैयारी करिए। ठीक है, अब एट लास्ट प्रैक्टिस इज़ अ की टू सक्सेस, ये सब जानते हैं। इसलिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप मॉक नहीं देंगे, आप रिवीजन नहीं करेंगे,
समझ लीजिए फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए मॉक देते रहिए, एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार या 2 बार तो दीजिए, क्योंकि 3 घंटे आपको एग्ज़ाम में बैठना है और उसके 1 घंटे पहले तो आपको अंदर एग्ज़ाम हॉल में घुसा दिया जाएगा। तो आपको समझ लीजिए 4 आवर्स बैठने हैं, तो उसकी हैबिट आपको डालनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो हमारा तो 30 मिनट 60 मिनट का एक पीरियड होता है, उसके बाद हमको ब्रेक मिलता है 5 मिनट के जो भी, लेकिन हम मूवमेंट्स तो लेते हैं। लेकिन हमारा ये जो एग्ज़ाम है और हम फर्स्ट टाइम शायद 3-4 आवर्स एग्ज़ाम ऐसे हॉल में ऐसे बैठ के देंगे, तो हमें पहले से हैबिट डालनी इन सारी चीज़ों की। इसलिए एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि मॉक देने से ही पता चलता है मेन एग्ज़ाम में क्या होने वाला है, कैसा पेपर आएगा, हम कैसे वहाँ पे अपना इन्वायरमेंट बनाएंगे, ये सब कुछ पता चलता है। इसलिए मॉक देते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, आई होप आप लोग को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।